अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं सहर साजिद का लेकर आई हूँ बंजर। बहुत प्यारा नावल है और इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। मगर आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। चलिए आइए शुरू करते हैं फिर। फातिमा, बस करो बेटा, क्यों रो रो कर हलकान हो रही हो? तुम अकेली नहीं जा रही हो, गनी है ना तुम्हारे साथ, और वहाँ इसकी फैमिली भी तो है। लेकिन आप लोगों से तो दूर जा रही हूँ, उसने रोते हुए कहा। एयरपोर्ट पर उसकी सारी फैमिली मौजूद थी। तो तुम कौन सा हमेशा के लिए जा रही हो? साल भर बाद हमारे सरों पर आ पहुंचोगी, उसका भाई बेहद शरारती अंदाज में कह रहा था। पता है साल में कितने दिन होते हैं? उसे सूं सूं करते हुए पूछा। पूरे 365 दिन। और फिर खुद ही बच्चों की सी नाराजगी से जवाब दिया। गनी बेहद दिलचस्पी से उसे देख रहा था। अनाउंसमेंट हो रही थी। गनी ने उसकी फैमिली से अलविदाई कलमात कहे। फातिमा ने फिर से रोना शुरू कर दिया। उसे फातिमा का हाथ पकड़ा और अंदर की जानिब चल दिया। फातिमा शादी के 1 माह बाद इटली जा रही थी। गनी की सारी फैमिली वहीं सेटल थी। गनी और उसके वालिदैन एक ही घर में रिहाइश पजीर थे, जबकि उसका बड़ा भाई और भाभी उसके घर से कुछ फासले पर मौजूद एक अपार्टमेंट में रहते थे। किसी भी जगह पर सेटल होने में मुश्किलात पेश आती हैं। फातिमा दुनिया से अनोखी नहीं थी जो उसे ये मुश्किलात पेश ना आती। अलबत्ता उसके सास और ससुर के मुशफ़िकाना रवैये की वजह से उसकी मुश्किलात में काफ़ी हद तक कमी आई थी। शुरू शुरू में फ्लोरेंस की सड़कों पे घूमते हुए वो बुरी तरह से घबरा जाती थी। वहां पर मौजूद वेस्टर्न औरतों की हरकतें किसी भी शरीफ औरत को नजरें झुकाने पर मजबूर कर सकती थीं। वो ओ गॉड कहते हुए रुख मोड़ कर खड़ी हो जाती। उसका चेहरा एकदम सुर्ख हो जाता और गनी उस पर बेसाख्ता हंसता चला जाता। जवाबन वो एक नाराज सी नजर उस पर डालती। गनी में वो तमाम खूबियां मौजूद थीं जो किसी भी मर्द को बेहतरीन शोहर साबित करने के लिए काफ़ी होती हैं, और फातिमा में वो तमाम खूबियां थीं जो किसी भी औरत को बेहतरीन बीवी साबित करते हैं। उसे अपना आप तितली की तरह हल्का फुल्का लगता। उसे लगता वो पहले ज़िंदगी गुजार रही थी, अब वो ज़िंदगी जी रही है। वो खुश नहीं थी, वो सरशार थी। गनी, तुम्हें अब फातिमा से बात कर लेनी चाहिए। पापा, मुझे समझ नहीं आता मैं उससे कैसे बात करूं। बात तो करनी पड़ेगी बेटा, उसके बगैर चारा नहीं। नफीसा, गनी की माँ ने पहलू बदलते हुए कहा। मामा, ये सब आपका कसूर है। अगर आप लाउंज में दाखिल होती फातिमा को देखकर वो एकदम चुप हो गया था। क्या बात है, आप लोग खामोश क्यों हो गए? फातिमा ने चाय की ट्रॉली खींचते हुए कहा। हमें बुजुर्गों का एहतराम करना सिखाया गया है। महमूद साहब, गनी के वालिद ने उसे देखते हुए खुशगवार अंदाज में कहा। उसने महमूद साहब को चाय की प्याली पकड़ाते हुए बेहद नाराजगी से उन्हें देखा। महमूद साहब का कहका बेसाख्ता था। क्या मैं कभी उसको कुछ बता सकूंगा? गनी ने महमूद साहब की किसी बात पर बेतहाशा हंसती हुई फातिमा को देख कर सोचा। माय गुडनेस, क्या हुआ? या अल्लाह खैर। वो हड़बड़ा कर उठी। रात के 2 बजे उसकी नींद गनी के निल्फाज से टूटी थी। वो सेल पर किसी से बात कर रहा था। परेशानी उसकी आवाज़ और अंदाज से झलक रही थी। वो सीने पे हाथ रखे उसे देख रही थी। क्या हुआ? फातिमा ने पूछा। हाँ, वो बुरी तरह से चौंका। कुछ नहीं, कुछ नहीं, फातिमा ने हैरत से दोहराया। अगर कुछ नहीं तो रात के 2 बजे आपके इस कदर परेशान होने की वजह? गनी ने गहरी सांस खारिज करके उसे देखा। मेरी कंपनी की मेन ब्रांच में आग लग गई है और ब्रांच मैनेजर होने के नाते मुझे वहां जाना है। उसने रवानी से झूठ बोला। क्या आग लग गई है? आप मुझे ना बताते और बात थी। अब आपका क्या ख्याल है? मैं आपको जाने दूंगी? फातिमा बेड से उठकर उसके सामने जा खड़ी हुई। फातिमा, प्लीज तुम सो जाओ, मैं आ जाऊंगा। ओके, उसने फातिमा का गाल थपथपाते हुए कहा। मगर गनी, कहा ना तुम सो जाओ। उसने कार की चाबी उठाई, वॉलेट जेब में डाला। गनी, मेरी बात सुने। वो दरवाजा खोल चुका था। वो पीछे हटी, उसे कार स्टार्ट की। क्या मैं अब सो सकती हूँ? उसे मार्बल की सीढ़ियों पर बैठते हुए खुद से सवाल किया। जवाब बड़ा वाज़ेह आया था, यकीनन नहीं। गनी ने मुड़कर फातिमा को एक नजर देखा। वो उसे मार्बल की सीढ़ियों पर बैठी नजर आई। उसका दिल चाहा वो उसे कहे कि उठकर कमरे में चली जाओ। वो उसे ये नहीं कह सका था क्योंकि उसे बहुत जल्दी थी। वो सुबह 5 बजे घर वापस आया था और आते ही उसे हैरत का शदीद तरीन झटका लगा था। फातिमा मार्बल की सीढ़ियों पर उसी तरह बैठी थी जिस तरह वो छोड़ कर गया था। गनी को बेख्तियार याद आया। घर से बाहर निकलते वक्त सर्दी से उसके दांत बजने लगे थे और वो इस वक्त एक आम सा स्वेटर भी नहीं पहने हुए थी। गनी ने उसे बहुत तेजी से अपनी तरफ आते देखा। आप ठीक है ना? वो उसके गाल पर हाथ रखकर परेशानी से पूछ रही थी। उसके हाथ की ठंडक यकदम गनी को अपने पोर पोर में उतरती हुई महसूस हुई। ये औरत मुझे दिन ब दिन कमजोर कर रही है। मैं कैसे इसे बताऊं कि मैं। गनी ने उसे देखते हुए बेचैनी से सोचा। गनी, मैं और तुम्हारे पापा हज पे जा रहे हैं। तुम्हारी भाभी की माँ की तबीयत सख्त खराब है, वो भी पाकिस्तान जा रही है। तो मुझे बताओ अब क्या होगा? गनी के ब्रश करते हुए हाथ बेख्तियार रुके। उसने ड्रेसिंग टेबल के आईने में अपनी माँ का अक्स देखा। क्या कोई माँ अपनी औलाद को तकलीफ पहुंचा सकती है? अगर नहीं तो यादा झूठ है, और अगर हाँ तो ये कड़वा सच है।
وہ خاموشی سے آئینے کے سامنے سے ہٹ گیا۔ غنی وہ کیا کرے گی؟ زیادہ سے زیادہ روئے گی، شور مچائے گی، یہاں پر وہ بالکل اکیلی ہے۔ تم مرد ہو کر خواہاں میں ایک عورت سے ڈر رہے ہو۔ اس کی ماں اسے فاطمہ کی بے بسی سے آگاہ کر رہی تھی۔ کیا میں اس کی محبت، وفاداری اور خلوص کے بدلے میں اسے تکلیف پہنچاؤں؟ کیا اس کا رونا چلانا کوئی معنی نہیں رکھتا؟ وہ اپنے کندھے پہ دھرے اپنی ماں کے ہاتھ کو نہیں دیکھ رہا تھا، در حقیقت وہ سوچ رہا تھا، آج نہیں، کل، پرسوں، سال کی کسی تاریخ میں تو تمہیں اسے یہ بات بتانی پڑے گی، تو پھر آج کیوں نہیں؟ ویسے بھی یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے جتنی تم بنا رہے ہو۔ کون سی آسائش ہے جو اسے اس گھر میں میسر نہیں؟ سب کچھ تو ہے اس کے پاس۔ اس کی ماں اسے پٹیاں پڑھا رہی تھی۔ کیا آسائش اس کے ہونے والے نقصان کو پورا کر سکتی ہے؟ غنی، میں تم سے بات کر رہی ہوں۔ اب کی بار نفیسہ نے اس کی خاموشی سے تنگ آ کر کہا۔ اس نے خاموش نظروں سے ماں کو دیکھا۔ پلیز آپ یہاں سے چلی جائیں، وہ مدھم آواز میں بولا، بلکہ جسے بھی جہاں جہاں جانا ہے وہ چلا جائے۔ آپ لوگوں نے مجھے اس مشکل میں پھنسایا ہے، غلط کیا ماما، بہت غلط کیا آپ نے۔ میرا دل چاہتا ہے میں کہیں دور جنگلوں میں نکل جاؤں۔ وہ یکدم بھڑک اٹھا تھا۔ میں دنیا کی کسی بھی عورت کو یہ بات بتا سکتا ہوں مگر فاطمہ کو نہیں بتا سکتا۔ آپ نہیں جانتی ماما، آپ جان بھی نہیں سکتی میں کیا کھو دوں گا۔ نفیسہ نے از حد حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ ہمیشہ سے دھیمے لہجے میں بات کرنے کا عادی تھا اور ان کے سامنے تو اسے کبھی بھی اونچی آواز میں بات نہیں کی تھی۔ آج ایک عورت کے لیے اس نے نفیسہ سے اونچی آواز میں بات کی تھی۔ ان کے دل میں فاطمہ کے لیے ناپسندیدگی کے جذبات ابھرے تھے۔ آپ یہاں سے چلی جائیں، پلیز مجھے اکیلا چھوڑ دیں، فار گاڈ سیک، وہ دونوں ہاتھوں سے سر کو تھام کر کہہ رہا تھا۔ غنی، آپ کہیں جا رہے ہیں؟ ہاں، فاطمہ نے وال کلاک کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کب تک آئیں گے؟ صرف 15 منٹ بعد۔ ماما پاپا نہیں ہے نا، اس لیے میں ڈر رہی تھی اگر آپ زیادہ وقت کے لیے جاتے۔ وہ الماری میں کپڑے رکھتے ہوئے مڑی۔ غنی، اسے شدید حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ غنی کمرے سے جا چکا تھا۔ اسی لمحے گاڑی سٹارٹ ہونے کی آواز آئی۔ کیا مسئلہ ہے غنی کے ساتھ؟ پچھلے کچھ دنوں سے وہ بہت الجھے ہوئے، بہت لا تعلق سے رہنے لگے ہیں۔ 3 ماہ میں ان کے ہر انداز، ہر کیفیت سے آگاہ ہو چکی ہوں، مگر ان کا یہ روپ ناقابل فہم ہے۔ اس نے پریشانی سے سوچتے ہوئے الماری میں ایک دفعہ پھر سے کپڑے رکھنے شروع کر دیے۔ اس کی گاڑی ایک سفید رنگ کے اپارٹمنٹ کے سامنے رکی۔ یہ اس کے بھائی کا اپارٹمنٹ تھا۔ اس کا بھائی اور بھابھی 4 روز پہلے پاکستان جا چکے تھے۔ اس نے کال بیل پش کی۔ ایک خاتون باہر آ گئی۔ ہیلو ایڈلا۔ ہائی گانی، ہیو یو پیک یور لگیج؟ یس، لیٹس موو۔ وہ پورے 15 منٹ بعد گھر میں موجود تھا۔ وہ کمرے میں گیا، وہ وہاں موجود نہیں تھی۔ کچن میں سے پانی کی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ وہاں چلا گیا۔ وہ کافی دیر اس کے پیچھے کھڑا اسے برتن دھوتے ہوئے دیکھتا رہا۔ وہ یکدم مڑی تھی۔ برتن ختم ہو چکے تھے اور سب کچھ ختم ہونے جا رہا تھا۔ غنی کو سانس لینے میں دشواری محسوس ہوئی۔ فاطمہ کے چہرے پر حیرت ابھری اور پھر وہ مسکراتے ہوئے اس کی جانب آئی۔ مائی گاڈ، غنی، یہ کس کا بچہ اٹھا کر لے آئے ہیں؟ اس نے غنی کے بازو میں موجود 4 ماہ کے سوئے ہوئے بچے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ بچے کو چومنے کے لیے جھکی۔ میرا؟ فاطمہ منجمد ہو گئی تھی۔ وہ بچے کو چوم نہیں سکی تھی۔ اس پیروں کے نیچے سے زمین کیسے سرک جاتی ہے، اس کے معنی فاطمہ غنی سے بہتر کوئی نہیں بتا سکتا تھا۔ 15 منٹ پہلے کا شخص، 15 منٹ بعد کا شخص، صرف 15 منٹ، اور شہمات آسمان سے گرنا اسی کو کہتے ہیں۔ کیا فاطمہ غنی بھی سوچ سکتی تھی کہ اس کی زندگی میں 15 منٹ ایسے بھی آئیں گے جن کے گزر جانے کے بعد وہ جس شخص کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہے گی وہ غنی محمود ہوگا؟ غنی محمود بدلا تھا یا پھر وہ خود؟ وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی آئی۔ وہ نہیں جان پا رہی تھی اسے کیا ہو رہا ہے۔ اسے شدت سے ایک چیز کی خواہش کی، اسے رونا آ جائے۔ کوئی چیز اس کے دل پر دباؤ کو بڑھا رہی تھی۔ اس نے گہرا سانس خارج کر کے اس غبار سے چھٹکارا پانا چاہا مگر وہ ناکام رہی۔ اس نے کمرے کی کھڑکیاں کھولنی شروع کر دیں۔ اس کے سر میں یکدم شدید درد شروع ہو گیا تھا۔ فاطمہ، غنی نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ آپ یہاں سے چلے جائیں۔ اس کی مٹھیاں بھیج گئیں۔ فاطمہ، میں بدتمیزی نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے چلے جاؤ یہاں سے۔ اس کی آواز سرد تھی۔ غنی خاموشی سے چلا گیا۔ وہ اس شخص کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ کم از کم اس وقت اس نے غنی کے جانے کا انتظار کیا۔ اس کے جانے کے بعد اس نے کمرے کا دروازہ بند کیا، لائٹ آف کی، پھر اس نے کھڑکیاں بھی بند کرنا شروع کر دیں۔ کمرے میں اندھیرا چھا گیا تھا۔ اسے کمرے میں چھائے اندھیرے اور اپنے اندر چھا جانے والے اندھیرے میں کوئی فرق محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے آنکھیں کھول کر اندھیرے میں دیکھنے کی کوشش کی۔ وہ کمرے میں موجود اندھیرے میں دیکھنے کی کوشش نہیں کر رہی تھی، وہ اپنی زندگی میں یکدم چھا جانے والے اندھیرے میں دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ روشنی کے بغیر دنیا کا کوئی انسان اس بات پہ قدرت نہیں رکھتا کہ وہ اندھیرے میں دیکھ سکے۔ فاطمہ کے پاس فی الحال روشنی کی کوئی کرن نہیں تھی۔ اسے اپنا وجود دھوپ میں پڑی برف کی طرح پگھلتا ہوا محسوس ہوا۔ سب کچھ کیسے ختم ہو سکتا ہے، وہ بھی صرف 15 منٹ میں؟ رات کے 3 بجے وہ اسی حالت میں بیٹھی سوچ رہی تھی۔ غنی اور دھوکہ
धोखा और गनी दोनों मुतरादिफ थे या मुतजाद, वो फैसला नहीं कर पा रही थी। उसके सर का दर्द शिद्दत इख्तियार कर चुका था। गनी, उसने गनी का नाम पुकारना चाहा था, उसके सिर्फ होंठ हिल सके। उसने दोबारा पुकारा, उसकी आवाज़ नहीं निकल सकी थी। उसकी आवाज़ आंखें धुंधला रही थी। बस अपना नाम देकर मुझे पिया, सब कुछ ले लिया मुझसे। उसे बेख्तियार एक गाने के बोल याद आए थे। उसने फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया। उसे इस बच्चे के वजूद से और उस बच्चे के हवाले से जुड़ी किसी औरत के वजूद से तकलीफ नहीं हो रही थी। उसे तकलीफ हो रही थी तो सिर्फ इस बात पर कि गनी ने उसे धोखा दिया था। उसके रवानी से बहते हुए आंसू एकदम थमे। बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही थी। उसका दिल चाहा वो कमरे में मौजूद हर चीज़ को तोड़ दे। नींद की ज़रूरत उसे शिद्दत से महसूस हुई। वो अब स्लीपिंग पिल्स तलाश कर रही थी। थोड़ी सी तगोदो के बाद पिल्स उसे मिल गई। उसे 3 पिल्स ले ली। उसे अब नींद का इंतज़ार था। बच्चे का रोना शिद्दत इख्तियार कर चुका था और उसके सर का दर्द। वो कौन थी, क्यों थी और किस वजह से थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे हाली उस ज़हनी की कैफियत में अपने इर्द-गिर्द मौजूद चीज़ों को पहचानना चाहा। वो बेड पर आंखें खोले चित लेटी हुई थी। उसे वो सारा माहौल बेहद नामानूस लग रहा था। वो उठकर बैठ गई। ये कौन रो रहा है? शायद कोई बच्चा रो रहा है। कोई उसे चुप क्यों नहीं करवा रहा? मेरे सर में पहले ही इतना दर्द हो रहा है, प्लीज़ चुप करो। वो बेड से उठ गई। वो मुकम्मल तौर पर गायब दिमागी की कैफियत में थी। उसे दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखा और एक झमाके के साथ पूरी रात किसी फिल्म की तरह उसके जहन में घूम गई थी। वो सुन खड़ी रह गई थी। कमरे में अभी तक अंधेरा था। क्या कोई ऐसी जगह है जहाँ पर यह ख्याल ना हो कि गनी ने मुझे धोखा दिया है? उसने एक दफ़ा फिर से रोना शुरू कर दिया था। उसे बेबसी से सोचा, कौन कहता है वक्त ठहरता नहीं? मेरी ज़िंदगी में तो ये वक्त हमेशा के लिए ठहर गया है। कैसा मजाक है? वो तल्खी से हंसी। कमरे में अभी तक अंधेरा छाया हुआ था। दिन था या रात उसे मालूम नहीं था और उससे फर्क भी नहीं पड़ता था। उसे पर्दे हटाए। तेज रोशनी की वजह से उसे बेख्तियार अपनी आंखों पे हाथ रखे उसे आंखें खोलने में दिक्कत महसूस हुई। ज़रूरी नहीं अंधेरा ही आपकी आंखों को अंधा कर दे, ये काम रोशनी भी करती है। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई शीशे के सामने जा खड़ी हुई। उसने अपना अक्स आईने में देखा। वो वैसी की वैसी ही थी। क्या वो वैसी की वैसी ही थी? उसकी आंखें सूजी हुई और सुर्ख थीं, मगर उसका चेहरा पहले की तरह ही खूबसूरत था। नाक, होंठ, आंखें, फर्क किसी चीज़ में नहीं था। फर्क उसके चेहरे पर पड़ा भी नहीं था। फर्क कहाँ था? खूबसूरती सामने नजर आ रही थी, बदसूरती कहाँ थी? क्या मैं गनी को छोड़ दूँ? उसे आईने में खुद को देखते हुए सवाल किया। क्या मैं गनी को छोड़ सकती हूँ? उसे सवाल में तरमीम की, बल्कि उसे करना पड़ी। गनी, तुम बदसूरत चेहरा लेकर भी मेरे पास आओ तो मैं फिर भी तुम्हें नहीं छोड़ सकती। तुम वाकई मुझसे मेरा सब कुछ ले चुके हो। वो जहरीला बुड़बुड़ाते हुए आईने के सामने से हट गई। वो वॉशरूम में काफ़ी देर तक मुंह पर ठंडे पानी के छींटे मारती रही। उसने गर्म पानी वाला नल नहीं खोला था। उसे सुकून की ज़रूरत थी। वो उसे ठंडे पानी से मिल रहा था। वो अब कमरे के वस्त में खड़ी ये सोच रही थी, अब वो क्या करे? उसने बेख्तियार गहरा सांस खारिज किया। ज़िंदगी को नॉर्मल होने में सिर्फ एक रात लगेगी। किस्मत की सितमज़री फातिमा बुड़बुड़ाई। इंसान अपनी किस्मत तो खुद बना सकता है, मगर नसीब नहीं। नसीब आपका हिस्सा होता है, जो आपको जो भी है, जैसा भी है की बुनियाद पर कबूल करना पड़ता है, चाहे आप राज़ी हों या ना हो। किस्मत आपके हाथ में दे दी जाती है। जो करोगे वो तुम्हारी किस्मत, जो नहीं करोगे वो नहीं में शुमार होगा। किस्मत से लड़ा जा सकता है, नसीब से नहीं। उसे सब्र किया था। उसे भूख महसूस हुई। उसे नसीब से लड़ाई ना करने पे फैसला किया था। फैसला गलत होता है या सही, ये वक्त बताता है। फातिमा गनी को भी ये बात वक्त बताने वाला था। गनी ने बेहद हैरत से उसे देखा। वो बड़े सुकून से चाय पी रही थी। उसकी नज़रें खिड़की से बाहर के मंजर पर थीं। गनी किचन के दरवाजे में पत्थर हो गया था। उसका सुकून गनी के सुकून को बर्बाद करने लगा था। बच्चा बहुत शिद्दत से रोया था। फातिमा ने बहुत तेजी से आवाज़ की सिमत देखा, फिर दरवाजे में खड़े गनी को देखकर वो चौंक गई। वो जो हैरान है हमारे ज़ब्त पे, कह दो कतील उनसे, जो दामन पे नहीं गिरता वो आंसू दिल पे गिरता है। तो उसके होंठों पे तल्ख मुस्कुराहट उभरी। बच्चे के रोने में शिद्दत आई थी। फातिमा खड़ी हो गई। गनी परेशान हुआ। रास्ता, वो उसके पास खड़ी बेहद नॉर्मल अंदाज में कह रही थी। गनी पीछे हट गया। वो आवाज़ की सिमत में चल रही थी। गनी की परेशानी बढ़ने लगी थी। फातिमा बच्चे के कमरे में दाखिल हो गई। माय गॉड, क्या करने जा रही है वो? गनी बेहद तेजी से उसके पीछे गया। उसे एक दफ़ा फिर दरवाजे में पत्थर होना पड़ा था। फातिमा बच्चे को एडला से ले रही थी। वो उसे डांट रही थी। मुझे शक है कि तुम आया हो। उसके लहजे में वाज़ेह नाराज़ी थी। गनी को झटके पे झटका लग रहा था। वो 10 मिनट में बच्चे को चुप करवा चुकी थी। फातिमा अब उसे सुला रही थी। गनी की हालत में तब्दीली नहीं आई थी। बच्चा सो गया था और अब वो उसे कॉट में लिटा रही थी। एडला ने गनी को देखा। गनी ने उसे इशारे से बाहर जाने को कहा। क्या ये पागल हो गई है? उसे फातिमा को देख कर सोचा। फातिमा, गनी ने बेहद हमदर्दी से उसे पुकारा। श्श। उसने होठों पे उंगली रखकर इशारा किया। वो गनी का बाजू थाम कर उसे कमरे से बाहर ले आई। गनी अगर बेहोश हो जाता तो उसमें हैरत वाली कोई बात नहीं थी। नाम क्या है इसका?
वो बालों का जूड़ा बनाते हुए बोली। शामिर, गनी ने पलके झपकाए बिना जवाब दिया। किसी अफेयर का नतीजा है या फिर? गनी के चेहरे का रंग तेजी से बदला। उसे क्या खोया था उसे अंदाजा हो चुका था। एक बात और, अब या आइंदा कभी भी आपने मुझे धोखा देने की कोशिश की तो गनी की जिंदगी में फातिमा की गुंजाइश कभी कहीं भी नहीं होगी। वो उंगली उठाकर उसे वार्न कर रही थी। उसकी नजरों में हकारत थी या सर्दमोरी, वो अंदाजा नहीं कर पाया था। वो चंद लम्हे खामोशी से उसे देखता रहा। शामिर की माँ मेरी कजन है, शादी हुई थी हमारी, उसे शादी पे जोर देते हुए कहा। डाइवोर्स हो गई? कब? 4 माह पहले। 4 माह पहले तलाक और 1 माह बाद दूसरी शादी। मर्द के मायने ही वहशी और खुदगर्ज के हैं, उसने बेख्तियार होकर सोचा। मर्द समझ से बाहर है, जलेबी की तरह सीधा जो होता है। वो मुस्कुराकर उसे कह रही थी। इससे बेहतर था कि वो ना मुस्कुराती। गनी ने उसकी मुस्कुराहट को बेहद अजियत से देखा। गवर्नेंस की छुट्टी करा दें तो बेहतर है, वो नॉर्मल अंदाज में कहकर जा चुकी थी। गनी कुछ देर अपनी जगह से हिल नहीं सका था। उसका दिल चाहा वो फातिमा से जाकर पूछे, तुमने अभी क्या कहा? उसकी समाज 100% ठीक थी। वो ये बात वो अच्छी तरह से जानता था। क्या कोई औरत को समझने का दावेदार है? फातिमा, उसने अपने जिस्म में मौजूद सारे खून को उबलते हुए लावे में बदलता हुआ महसूस किया। वो गनी का हाथ नहीं था, ट्रांसफॉर्मर था। तुम्हारी कोई वजाहत मेरी बदगुमानी को दूर नहीं कर सकती। बेहतर है कि तुम मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। वो निहायत बदतमीजी से बोली थी। तुम अपने बच्चे की परवाह मत करो। मुझे खुद पे हैरत है कि मुझे उससे नफरत क्यों नहीं महसूस होती। इतनी गुंजाइश कहाँ से आ गई मेरे दिल में? इतनी आला ज़र्फ तुम्हें कभी भी नहीं थी, उससे तंज से कहा। गनी ने एक बार शिद्दत से महसूस की कि वाकई उसकी कोई वजाहत उसकी बदगुमानी को दूर नहीं कर सकती थी। अब खोने की बारी उसकी थी। ना होना ना होना हमेशा अजियत का बायस बनता है। गनी की जिंदगी में तब्दीली फातिमा की होने ने पैदा नहीं की थी, ये अमल उसके ना होने से शुरू हुआ था। वो जैसे माजूर हो गया था। फातिमा नाम की बेसाखी एकदम गायब हो गई थी। वो होकर भी नहीं थी और वो था फिर भी नहीं था। जिंदगी उसे अजीब सबक पढ़ा रही थी। जिंदगी उसे बेबसी की कैफियत से रोशनास करा रही थी, मकाफाती अमल का मफहूम समझा रही थी। जिंदगी पे फर्क चीज़ों से नहीं इंसानों से पड़ता है। इंसान भी वो जिन्हें आप अपना दिल सूद पे दे चुके हों। वो मुझसे बात नहीं करती तो ठीक है, ना करे। वो मेरी शक्ल देखना पसंद नहीं करती तो उसे हक है कि वो ऐसा करे। उसे मेरा शामिर को प्यार करना बुरा लगता है। मेरे जैसे इंसान के साथ यही होना चाहिए। वो जैसा सलूक करना चाहती है करे, मगर यूं गायब तो ना हुआ करे। गनी खुद को लाचार महसूस करता। टाई की नोट लगाते हुए बेख्तियार उसका दिल मचलता। काश फातिमा उसकी टाई की नोट लगाए और गलत नोट लगाने पर वो उसे डांट के कहे, तुम्हें तुम्हें कभी भी सही नोट लगानी नहीं आएगी। जवाबन वो सही नोट कस कर लगाते हुए कहे, लगा सकती हूँ। ऐसा तो फिलहाल ख्वाबों में भी मुमकिन नहीं है। गनी अपनी खुद साख्ता खुशफहमी का इलाज करता। फातिमा किसी जहर की तरह उसके पूरे वजूद में फैल चुकी थी। शामिर अगर फातिमा के लिए धचका था, वो गनी के लिए भी एक धचके से कम साबित नहीं हुआ था। फातिमा उससे इंतहाई ज़रूरत की बात भी इंतहाई ज़रूरत ही में करती। तुम्हारे हाथों में पता नहीं क्या है, ये जब भी तुम्हारे पास आता है रोने लगता है। फातिमा शामिर को एडला से लेते हुए झुंझला कर कह रही थी। गनी, आप इसे फारिग कर दें। वो शामिर को कंधे से लगाए इधर उधर चक्कर लगाते हुए चुप करवाने की कोशिश कर रही थी। ये चंद इंतहाई ज़रूरी बातों की तरह एक ज़रूरी बात थी। गनी ने ठंडी सांस भरकर सोचा। गनी, मैं आपसे कह रही हूँ फारिग करें इसे। क्या करती है वो सारा दिन सिवाय टीवी देखने के? वो गनी का बाजू हिलाते हुए कह रही थी। उससे शामिर को फातिमा से ले लिया। जाओ उसे चुप करवाओ, उसे इंग्लिश में एडला से कहा। एडला बच्चे को लेकर चली गई। फातिमा हैरत से गनी को देख रही थी और गनी के लिए यही बहुत था कि वो उसे देख रही थी। गनी ने फातिमा का चेहरा दोनों हाथों में थाम लिया। वो उसे किस नज़र से देख रहा था, फातिमा जानती थी वो उसे किस नज़र से देख रहा है। उसने नरमी से गनी के हाथ अपने चेहरे पर से हटाए और उसके कंधे से साथ लगा लिया। वो रो रही थी। गनी जानता था वो क्यों रो रही है। उसने फातिमा के आंसू साफ किए। वो दोनों खामोश थे। मोहब्बत में खामोशी आवाज़ होती है और जब ये आवाज़ गूंजने लगे तो बाकी सब आवाज़ें बेमायनी हो जाया करती हैं। ये आवाज़ भंवर की तरह आपके गिर्द दूर तक फैलती चली जाती है और वो भी बेहद खामोशी से। फातिमा वापस आ चुकी थी। फातिमा, मैं तुम्हारी आला ज़र्फ़ी की कायल हो गई हूँ। नफीसा के सारे मनफी जज्बात भाप बन कर फिजा में तहलील हो चुके थे। वो लोग हज करके वापस आ चुके थे। मुझे खुद हैरत है मामा, मैं इतनी आला ज़र्फ़ कैसे हो गई? उसे शामिर को सिर खिलाते हुए बेहद मगन अंदाज में कहा। उसकी आवाज़ में कुछ ऐसा था जिसने नफीसा को शर्मिंदा होने पर मजबूर किया था। तुमने अपने माँ बाप को बता दिया? उन्होंने नजरें चुराते हुए पूछा। नहीं। तो कब बताओगी? मैंने उनसे ये बात छुपाई थी क्या? उसने नफीसा की आंखों में बराह रास्त देखते हुए कहा।
सवाल किया, जवाब तो नफीसा ही के पास था मगर हिम्मत नहीं थी। गलत किया मैंने क्या? उसने दूसरा सवाल किया। जब मैंने कुछ किया ही नहीं तो फिर मैं जवाब दे भी नहीं हूँ। जवाब दे आप है मामा और आप ही बताएंगी उनको, वो सर्द आवाज में कहते हुए वहां से उठ गई। नफीसा को सूरत हाल की संगीनी का अंदाजा अब हुआ था। वो हकीकत में मुश्किल में पड़ गई थी। फातिमा की फैमिली का मुतवक्के रद्द अमल उन्हें दहला रहा था। फातिमा की फैमिली का अमल उनके तवक्को के ऐन मुताबिक था। गनी की सारी फैमिली इंतहाई मुश्किल में थी। मुतमईन थी तो सिर्फ फातिमा। ये इतनी भी आला ज़र्फ नहीं है जितना मैंने उसे समझा था, नफीसा ने जलकर तबसरा किया। गनी उन्हें देख कर रह गया था। उस पर पड़ने वाली मुश्किल का अंदाजा आप कभी भी नहीं कर सकती मामा, उसे बस आवाज में कहा। जवाबन वो फातिमा की शान में कसीदे पढ़ना शुरू हो चुकी थी। क्या कोई औरत को समझने का दावेदार है? गनी को एक दफा फिर से सोचना पड़ा। गनी ने एक दफा ख्वाहिश की थी कि उसके फातिमा से ताल्लुकात पहले जैसे हो जाएं। उसके ताल्लुकात फातिमा से पहले जैसे नहीं हो सके थे, वो उसे कहीं बेहतर हो चुके थे। गुजरे हुए 4 साल उसका सबूत थे। फातिमा ने सिर्फ शामिर को जन्म नहीं दिया था, मगर शामिर के लिए उसके सारे जज्बात उस माँ ही की तरह थे। वो एक माँ की तरह शामिर की हर तकलीफ पर रोई थी। उसे माँ की तरह शामिर के लिए रातें जाकर गुजारी थी। शामिर ने जब बोलना शुरू किया तो वो खुशी से पागल होने को थी। उसके पास वो कॉपियां आज तक महफूज थीं जिन पर शामिर ने पहली दफ़ा लिखना शुरू किया था। उसके पास वो वीडियो भी महफूज थी जो तब पिक्चराइज की गई थी जब शामिर ने चलना शुरू किया था। शामिर की माँ कौन है, जन्म देने वाली या पालने वाली? गनी अक्सर हैरान होता। इन 4 सालों में फातिमा की अपनी औलाद नहीं हो सकी थी। उसे अपने कुछ टेस्ट करवाए थे। वो दोनों आज उनकी रिपोर्ट्स लेने जा रहे थे। ये आपका बच्चा है? डॉक्टर ने रिपोर्ट्स देने से पहले फातिमा से पूछा। हाँ, ये मेरा बेटा है, फातिमा ने शामिर को चूम कर मुस्कुराते हुए कहा। बहुत हैरान कुन बात है। फातिमा और गनी ने एक दूसरे को हैरत से देखा। क्या सर? गनी ने हैरान होकर पूछा। क्योंकि मिसेस फातिमा माँ नहीं बन सकती। डॉक्टर ने इन दोनों के सरों पर बम फोड़ा था। थोड़ी देर पहले गनी का मुस्कुराता हुआ चेहरा किसी खंडर का मंजर पेश कर रहा था। फातिमा ने लाशोरी तौर पे शामिर को अपने दोनों बाजों में भेज लिया था। डॉक्टर ने जो कहा था वो उसे अच्छी तरह से सुना था। वो उठकर बाहर आ गई थी। गनी रिपोर्ट्स लेकर आया तो उसे देखा। फातिमा ने हमेशा की तरह शामिर को कार की पिछली सीट पर नहीं बिठाया था। वो उसे अपनी गोद में लेकर बैठी हुई थी। उसने शामिर को सीने में भिंचा हुआ था। गनी ने गाड़ी स्टार्ट की। वो दोनों खामोश थे। फ्लोरेंस की सड़कों पर हमेशा की तरह हंगामा था। टूरिस्ट गाइड, गाड़ियां, मुख्तलिफ आवाज़ें, शॉप्स और हंसते मुस्कुराते लोग। वहाँ बहुत ज़्यादा शोर था। गनी के अंदर भी बेतहाशा शोर हो रहा था, लेकिन फिर भी उसका दिल चाह रहा था कि सारी दुनिया पर खामोशी छा जाए। कब्रिस्तान किसी खामोशी, बिल्कुल वैसी ही खामोशी जैसी गाड़ी में बैठी इन दोनों फूस पर छाई हुई थी। वो फातिमा को घर ड्रॉप करके खुद बाहर ही से चला गया था। वो इस वक्त फातिमा का सामना नहीं करना चाहता था। फातिमा ने खाली नजर से उसे जाते हुए देखा। रात गए वो घर आया। फातिमा शामिर का सर गोद में रखे किसी बुत की तरह साकित थी। वाहिद चीज जो उसके जिंदा होने का सबूत दे रही थी वो उसके बहते हुए आंसू थे। गनी जानता था शामिर आज उसके बेडरूम में क्यों सो रहा था। फातिमा, गनी ने सोए हुए शामिर का हाथ नरमी से फातिमा के हाथ से छुड़ाते हुए कहा। फातिमा ने हाली नजरों से उसे देखा। गनी को समझ नहीं आया वो उसे क्या कहे, कोई तसल्ली का लफ्ज या फिर सब्र की तलकीन। वो उसे क्या कहना चाहिए था। वो उसका हाथ अपने हाथों में थामे सर झुकाए सोच रहा था। गनी, फातिमा की रुंधी हुई आवाज आई। उसने सर उठाया। उसके दिल को कुछ हुआ। वो बुरी तरह से रो रही थी। गनी, आपको पता है मुझे शामिर से नफरत क्यों नहीं हुई? मेरे दिल में इसके लिए गुंजाइश कहाँ से आई? उसने सिसकते हुए पूछा। गनी खामोश रहा। उसके पास उससे बेहतर जवाब वो था भी नहीं। मुझे पता है गनी, मुझे पता है, वो बच्चों के से लहजे में बोली। आंसू उसके गिरेबान को भिगोने लगे थे। मेरे दिल में शामिर के लिए गुंजाइश अल्लाह ने रखी। मेरे दिल में इसके लिए मोहब्बत भी अल्लाह ने रखी। मैं नहीं जानती थी कि मैं बंजर हूँ। अल्लाह जानता था ना। उसने मुझे प्यासा नहीं रहने दिया। उसने मुझे सैराब कर दिया है। कौन है जो अल्लाह से बढ़कर इंसान के साथ मुखलिस हो? क्या कोई इसकी मसलहतों को समझने का दावा कर सकता है? मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मैं किस तरह अल्लाह का शुक्र अदा करूँ? मैं किस तरह अल्लाह उसका शुक्र अदा करूँ? वो अब गनी का बाजू हिलाते हुए पूछ रही थी। अल्लाह, वो अब ऊंची आवाज में रोने लगी थी। मैं बेबस हूँ, मैं बेबस हूँ, वो कह रही थी। उसने रोते रोते अचानक सर उठाया था। उसका ऊंची आवाज में रोना सिसकियों में बदला। फिर उसने अपने गालों पे बहते हुए आंसू को हथेली से साफ किया। अल्लाह, मैं शामिर को आपका इनाम समझ कर पालूंगी। मैं वादा करती हूँ मैं उसे अच्छा मुसलमान बनाऊंगी। वो जहरीला बुड़बुड़ा कर कह रही थी। उसके आंसू एक दफा फिर से छलक गए थे। गनी अभी तक सुन बैठा था। फातिमा और गनी की जिंदगी में 4 साल पहले एक ब्रेक आया था जिसके बाद फातिमा को नॉर्मल होने में वक्त लगा था। ब्रेकअप भी आया था। हर ब्रेक अब भी आया था मगर अब वो पुरसकून थी, नॉर्मल थी, किसी ठहरे हुए समंदर की तरह।
शामिर बेटा उठ जाओ। फातिमा ने कोई 10वीं बार उसे जगाया था। गनी सीधा सीधा हुआ और थोड़ा सा उठकर शामिर के कमरे में झांका। उसका और शामिर का कमरा आमने सामने था। उठता हूँ मम्मी। शामिर किसमिसाया। शामिर अब अगर तुम ना उठे तो बहुत बुरा होगा, उसने बेहद डिपट कर कहा। शामिर बुरा बुरा मुंह बनाता हुआ उठकर वॉशरूम में चला गया। फातिमा ने गहरी सांस खारिज की। वो अब मामूल की तरह फातिमा के साथ फजर की नमाज पढ़ रहा था। उसे नमाज खत्म करके फातिमा का चेहरा अपने दोनों हाथों में थाम कर चूमा। फातिमा बेसाख्ता मुस्कुराई। गनी ने यह सारा मंजर अपने कमरे से देखा था। अभी थोड़ी देर पहले फातिमा उसे भी नमाज के लिए जगा कर गई थी। जोहर की नमाज पढ़ लूंगा, वो ये सोचते हुए दोबारा कंबल में दुबकने लगा था, मगर सामने कमरे से आती आवाज़ों ने उसे दोबारा उठने पर मजबूर कर दिया था। लानत है मुझ पर, एक 7.5 साल का बच्चा दिसंबर की ठंड में, और वो भी इटली की ठंड, नमाज पढ़ सकता है तो मैं क्या हूँ? यकीनन एक गधा। वो बुड़बुड़ाया। उसे खुद से कंबल उतार कर फेंका और वॉशरूम में चला गया। वो नमाज पढ़ कर आया तो शामिर फातिमा की गोद में सर रखकर सो चुका था। फातिमा कुरान पाक पढ़ रही थी। उसने तिलावत खत्म की और शामिर पर फूंक मारी। मुझ पर भी फूंक मारो, वो उसके घुटनों पर हाथ रखकर बोला। गनी, फातिमा ने मुस्कुराते हुए उसके हाथ घुटनों से हटाने चाहे। फूंक मारोगी तो उठूंगा। गनी बजिद था। फातिमा ने बेतहाशा हंसते हुए उस पर फूंक मारी और वो चेहरे पर बच्चों की सी तमानियत लिए हुए उठ गया। जिंदगी खूबसूरत है। फातिमा ने गनी की पुश्त को देखते हुए शामिर का माथा चूमते हुए सोचा। गनी देख रहा था, सिर्फ 7.5 साल की उम्र में शामिर को कई ऐसी दुआएं और सूरतें याद थीं जो उसे खुद नहीं आती थी। फातिमा शामिर से कहती, शामिर बाबा को बोलो जरा छठा कलमा तो सुनाए। गनी जिज होता। फातिमा होठों पर शरारत भरी मुस्कान लिए उसे देखती रहती। बाबा सुनाए ना। शामिर उसके पीछे पड़ जाता। वो यार, ऐसा है कि कल सुनाऊंगा, वो सर को जाते हुए कहता। आज क्यों नहीं? शामिर हैरान होकर पूछता। कल तुम्हारे साथ बैठकर याद करूंगा ना, तो फिर सुनाऊंगा। बाबा, आपको छठा कलमा नहीं आता? शामिर दोनों हाथ घुटनों पर रखकर बेहद हैरान होता और फातिमा ताज्जुब से उसे देखती। अगली सुबह जब वो वाकई टोपी पहने शामिर के साथ बैठकर कलमा याद कर रहा होता तो शामिर और फातिमा मुस्कुरा रहे होते। शामिर ये मंजर दादा और दादी को दिखाने चल पड़ता। फातिमा वाकई शामिर को अच्छा मुसलमान बना रही थी। अल्लाह को थैंक कहने के का इससे बेहतर अंदाज हो ही नहीं सकता। गनी फातिमा को सताइशी नजरों से देखकर अक्सर सोचता, बाबा इस दफ़ा भी स्टूडेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड मैंने हासिल किया है। अब आप अपना प्रॉमिस पूरा करें और मुझे स्काइनिंग क्लब में एडमिशन दिलाएं। 10 साला शामिर अपने मखसूस इटालियन लहजे में उर्दू बोल रहा था। ओके बाबा की जान, बाबा अपना प्रॉमिस पूरा करेंगे। आप यकीनन दुनिया के बेहतरीन बाप हैं, वो मुस्कुराते हुए बोला। मक्खन लगा रहे हो? गनी ने उसकी कमर पर हाथ मारते हुए कहा। हाँ भी और नहीं भी। वो जरा देर को रुका और फिर कंधे उचकाते हुए बोला। फातिमा और गनी बेसाख्ता हंसे थे। महमूद साहब ने बहुत प्यार से अपने लाडले पोते को देखा। तुम उर्दू में बात नहीं कर सकते? नफीसा ने झुंझला कर कहा। उन्हें उसकी अंग्रेजी बोलने वाली आदत से चिढ़ थी। तुसी मैनू कहो ते मैं पंजाबी बोल लेना। आप मुझे कहो तो मैं पंजाबी बोल लेता हूँ। उसके इटालियन लहजे में बोली गई पंजाबी इतनी मज़े की थी कि हाजरीन पे एक दफ़ा फिर हंसी का दौरा पड़ा था। उसने पंजाबी एक सिख दोस्त से सीखी थी। इंटेलेक्चुअल बॉय। फातिमा ने उसे जाते देख कर तबसरा किया। हाँ, इसकी माँ भी बहुत ज़हीन थी। फातिमा के चेहरे पे तकलीफ के आसार उभरे। गनी यकदम चुप हुआ। नफीसा और महमूद गैर महसूस अंदाज में वहां से उठ गए थे। इन दोनों के दरमियान गहरी खामोशी थी। तुमने कभी शामिर की माँ के मुतलिक नहीं पूछा? गनी ने धीरे से पूछा। मुझे उसके जिक्र से तकलीफ होती है, फातिमा ने जवाब दिया। गनी उसे देख कर रह गया। आप शामिर को बता दें कि मैं उसकी असली माँ नहीं हूँ, वो कुछ देर बाद बोली। इससे क्या फ़र्क पड़ता है फातिमा? फ़र्क पड़ता है। क्या ये बहुत ज़रूरी है? हाँ, क्यों? क्योंकि अगर आज उसे ये बात पता चली तो उसे भूल जाने में आसानी होगी। 10 साल बाद वो इस बात को भुलाने में 10 साल और लेगा। मैं उसे एक हकीकत पसंद इंसान बनाना चाहती हूँ। वो भी बहुत छोटा है। गनी मुतज़ब्ज़ब था। मैं भी इसीलिए कह रही हूँ, वो बेलचक अंदाज में बोली। अगर उसका रद्द-ए-अमल नेगेटिव हुआ तो? फातिमा के चेहरे का रंग तेजी से बदला। अल्लाह ने उसे मुझे दिया था गनी, वो मेरा है। वो गनी की आंखों में देख कर कह रही थी। रात के किसी पहर में उसे अपने पैरों पर किसी नरम चीज का लम्स महसूस हुआ। वो कोई गुदाज सा एहसास था या फिर शायद शायद नमी थी। उसकी गहरी नींद उस लम्स के एहसास से टूटी थी। वो हड़बड़ा कर उठी। शामिर, उसे शदीद धचका लगा। वो उसके पैरों को चूमते हुए रो दिया था। शामिर, क्या हुआ मेरी जान? उसने शामिर को नीचे से उठाकर सीने से लगा लिया। मम्मी, वो उसके सीने से लगकर सिसक सिसक कर हिचकियां ले रहा था। शामिर, प्लीज मुझे बताओ क्या हुआ है? कहीं दर्द है? वो बुरी तरह परेशान हो गई थी। मम्मी, सिर्फ आप मेरी मम्मी हैं और कोई नहीं, कोई भी नहीं। फातिमा को उसकी तकलीफ समझ में आ गई थी।
بابا بابا کہتے ہیں میری ممی مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی، آپ میری اصلی ممی نہیں ہیں، ممی وہ نہیں ہوتی جو چھوڑ کر چلی جائے، ممی آپ جیسی ہوتی ہے، میں روتا ہوں تو آپ بھی روتی ہیں، میں ہنستا ہوں تو آپ بھی ہنستی ہیں، میری ممی کوئی اور نہیں، میں نہیں جانتا، میں نہیں مانتا۔ وہ کسی ضدی بچے کی طرح سر کو دائیں بائیں جھٹک کر کہہ رہا تھا، میری ممی صرف آپ ہیں۔ اسے اب فاطمہ کے کپڑوں کو مٹھیوں میں جکڑا ہوا تھا۔ غنی نے شامر کو یہ بات بتائی تھی۔ شامر رو رہا تھا، فاطمہ اس سے کہیں زیادہ رو رہی تھی۔ اوہ گاڈ، میں کس کو چپ کراؤں؟ غنی کے لیے صورتحال مشکل ہو گئی تھی۔ ہاں شامر، تم میرے ہی بیٹے ہو، میں تمہاری ممی ہوں، وہ اسے بازو میں بھیجتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ شامر، ممی کو کبھی دھوکہ تو نہیں دو گے؟ فاطمہ نے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے پوچھا۔ نہیں ممی، جواباً وہ روندی ہوئی آواز میں اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولا تھا۔ غنی نے اپنے منہ پر تھپڑ پڑتا ہوا محسوس کیا۔ غنی کی پہلی شادی خالصتاً ارینج تھی۔ شامر کی ماں اس کے دور کی کزن تھی، وہ غنی کو پسند نہیں کرتی تھی، وہ کسی اور میں انٹرسٹڈ تھی۔ یہ بات غنی کو شادی کے بعد پتہ چلی تھی۔ شامر کی ماں جسے پسند کرتی تھی وہ بھی اٹلی میں سیٹل تھا اور اس کے تایا کا بیٹا تھا۔ وہ اٹلی میں اس سے ملاقاتیں کرتی رہی۔ غنی کو اس سارے معاملے کی خبر نہیں تھی۔ اسے خبر تب ہوئی تھی جب شامر کی ماں نے اسے طلاق کا مطالبہ کیا۔ وہ اسے طلاق دے بھی دیتا، مگر اس دوران اسے پتہ چلا کہ وہ پریگننٹ ہے اور ابارشن کروانا چاہ رہی ہے۔ اس نے شامر کی ماں سے ڈیل کی تھی کہ وہ اگر بچے کو جنم دے دے تو وہ اسے طلاق دے گا۔ اسے یہ بات مان لی تھی۔ بچے کی پیدائش کے ساتھ ہی شامر نے اسے طلاق دے دی تھی اور وہ اپنے 1 دن کے بچے کو چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ 3 ماہ تک وہ بچہ گورننس غنی کی ماں اور بھابھی کے ہاتھوں پلتا رہا۔ پھر غنی کی ماں کو اس کی دوسری شادی کا شوق ہوا۔ غنی مجبور تھا اپنے بچے کی وجہ سے اسے اپنی ماں سے صاف کہا تھا کہ وہ کسی طلاق یافتہ یا بیوہ کا انتخاب کرے، مگر نفیسہ اپنے عورت ہونے کے ناطے مجبور تھی۔ انہوں نے غنی کو جب یہ بتایا کہ یہ لڑکی غیر شادی شدہ ہے تو غنی نے ان سے ضد کی کہ وہ ان لوگوں کو ساری حقیقت بتا دیں۔ نفیسہ اسے یہی کہتی رہی کہ وہ ان لوگوں کو حقیقت بتا چکی ہیں اور غنی مطمئن ہو گیا تھا۔ پر شادی کی رات نفیسہ نے غنی کو بتایا تھا کہ فاطمہ اور اس کی فیملی اس بات سے بے خبر ہیں۔ غنی سناٹے میں رہ گیا تھا۔ اس کی ماں نے اس کو دھوکہ دیا تھا۔ وہ کمرے میں گیا، وہ فاطمہ کو پہلی رات ہی سب کچھ بتا دینا چاہتا تھا، مگر یہ اس کی دوسری شادی تھی، فاطمہ کی نہیں۔ اس سوچ نے اسے حقیقت حال فاطمہ کو بتانے سے روکا۔ بعد ازاں فاطمہ اتنی خوش تھی کہ اسے بتانے کی ہمت ہی نہیں ہوئی تھی، اور اب اتنے سال گزر جانے کے بعد بھی وہ فاطمہ کا اعتبار بحال کرنے میں کچھ خاص کامیاب نہیں ہو سکا تھا۔ اگلا سال غنی کے لیے کچھ خوشگوار ثابت نہیں ہوا تھا۔ نفیسہ کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ وہ سب لوگ پاکستان نفیسہ کی تدفین کے لیے گئے تھے۔ غنی کے والد وہیں پر سیٹل ہو گئے تھے، جبکہ فاطمہ، غنی اور شامر اٹلی واپس آ گئے تھے۔ فاطمہ کے لیے بھی یہ ایک شوق تھا، حالات نارمل ہو ہی جاتے، مگر ایک ایسا حادثہ رونما ہوا جس نے فاطمہ کو ختم کر دیا۔ غنی کو سویئر ہارٹ اٹیک ہوا تھا اور وہ جان لیوا ثابت ہوا تھا۔ غنی کا بھائی اس کی ڈیڈ باڈی پاکستان لے جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ فاطمہ ساکت تھی، خاموش تھی۔ طوفان کے آنے سے پہلے کسی درخت کے پتے کی طرح شامر بری طرح سے سہما ہوا تھا۔ مجھے رونا چاہیے نا، میری آنسو کدھر ہیں؟ اسے بے جان زرد ہاتھوں سے اپنے چہرے کو ٹٹولا۔ جب اٹلی میں موجود اس کے گھر کو لاک لگایا جا رہا تھا تو اسے یاد آیا اس کے بھائی نے ایک دفعہ کہا تھا تم غنی کے ساتھ جا رہی ہو۔ وہ آج بھی غنی کے ساتھ جا رہی تھی، مگر اب کے سفر واپسی کا تھا۔ وہاں غنی کی فیملی بھی ہوگی، تمہیں سیٹل ہونے میں مشکل پیش نہیں آئے گی۔ پاکستان میں اس کی ساری فیملی تھی، مگر اب وہ پاکستان کیا دنیا کے کسی گوشے میں بھی سیٹل نہیں ہو سکتی تھی۔ سیڑھیوں پر پاؤں رکھتے ہوئے سے یاد آیا اس نے منجمد کر دینے والی ٹھنڈ میں یہاں بیٹھ کر غنی کا انتظار کیا تھا۔ وہ کس کا انتظار کرے؟ کیا موت کا؟ اس نے جوتے اتار دیے۔ ٹھنڈ تب بھی تھی، ٹھنڈ آج بھی تھی۔ ٹھنڈ نے تب بھی اس پر اثر نہیں کیا تھا، آج بھی وہ اس پر اثر کرنے میں ناکام ہوئی تھی۔ اسے غنی ہر طرف نظر آ رہا تھا۔ پھر یہ لوگ کیوں کہہ رہے ہیں کہ وہ مر گیا؟ اسی طرح ہم سے اپنی جانب دیکھتی غنی کی بھابھی کو دیکھ کر حیرانی سے سوچا۔ فاطمہ جوتے پہن لو، اس کی بھابھی نے کہا۔ اسے بلا چون چرا کیے جوتے پہن لیے تھے۔ شامر اس کے ساتھ لگا ہوا تھا، وہ کانپ رہا تھا۔ انہیں آج پاکستان جانا تھا۔ سڑک پر سے گزرتے ہوئے اسے غنی کے ساتھ گزرے ہوئے لمحے یاد آئے۔ غنی اس پر ہنس رہا تھا، سب کچھ وہیں کا وہیں تھا۔ کیا چیز مس پلیس تھی؟ اسے اور بھی بہت کچھ یاد آ رہا تھا۔ مجھ پر پھونک مارو۔ اسے اپنے گھٹنوں پر اس کے ہاتھ کا لمس محسوس ہوا۔ تمہیں کبھی صحیح نوٹ لگانی آئے گی یا نہیں؟ وہ اس پر غصہ ہو رہا تھا۔ مت کیا کرو اتنا کام۔ وہ اس کے ماتھے سے پسینہ پوچھ رہا تھا۔ لمحوں کا لمس اس کے وجود پر بچھو کی طرح رینگنے لگا تھا، یاد کا زہر پھیل رہا تھا۔ وہ اپنی چیخوں کو نہیں روک سکی تھی۔ شامر نے بھی اس کے وجود سے لپٹ کر رونا شروع کر دیا تھا۔ وہ بے خود ہو رہی تھی۔ اس کا بازو کار کے دروازے سے ٹکرا کر زخمی ہو گیا تھا۔ غنی کے بھائی کو گاڑی روکنا پڑی۔ اس کی بھابھی اسے سنبھالنے میں ناکام ہو رہی تھی۔ غنی نے پھر اسے دھوکہ دیا تھا۔
آپ کو کبھی بھی صحیح نوٹ لگانے نہیں آئے گی، وہ منہ پھلا کر کہہ رہا تھا۔ لگا سکتی ہوں، اس نے دوبارہ نوٹ کس کر لگاتے ہوئے کہا۔ یہ ان دونوں کا پچھلے 5 سال سے صبح کا معمول تھا۔ وہ شامیر غنی تھا اور وہ غنی محمود کی بیوہ۔ پچھلے 5 سال سے فاطمہ غنی کے باپ کے ساتھ رہائش پذیر تھی۔ پاکستان آنے کے بعد وہ شامیر کو چھوڑنے پر راضی نہیں ہوئی تھی، اپنی فیملی کے دباؤ کے باوجود۔ اس کی شادی محض 20 سال کی عمر میں ہوئی تھی۔ فاطمہ نے پاکستان آنے کے بعد اپنی تعلیم مکمل کی تھی اور اب وہ کالج میں لیکچرار تھی۔ شامیر او لیول میں تھا۔ وقت بدل جاتا ہے، اس لیے یہ سب بڑا مرہم ہوتا ہے۔ فاطمہ کسی حد تک نارمل ہو چکی تھی، مگر اب وہ ایک بے حد سنجیدہ خاتون تھی جسے مسکراتے ہوئے شاید ہی کسی نے دیکھا ہو۔ فاطمہ کے لیے غنی کی وفات کے بعد کچھ پروپوزل آئے تھے۔ شروع میں اس کی ماں نے اس کی دل آزاری کے خیال سے اسے آگاہ نہیں کیا تھا، مگر پچھلے چند سالوں میں اس کے خاندان کا دباؤ اس پر بڑھ رہا تھا۔ اس کا ہر دفعہ یہی جواب ہوتا، شامیر میرے لیے کافی ہے۔ شامیر تمہاری اولاد نہیں ہے، اس کی ماں اسے دلیل دیتی۔ شامیر میرے لیے کیا ہے یہ آپ کبھی بھی نہیں جان سکتی، وہ بہت بگڑے ہوئے لہجے میں دلیل کو رد کرتی۔ اس کی ماں نے اس کے سسر کے ذریعے اس پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی، مگر کسی چکنی سطح سے پھسلنے والی چیز کی طرح اسے صرف ایک بات معلوم تھی، وہ شامیر کی ماں ہے۔ ممی، وہ نماز کے بعد دعا مانگ رہی تھی جب شامیر نے اسے پکارا۔ اسے دعا ختم کر کے اسے دیکھا، وہ اسے پلکیں جھپکائے بنا دیکھ رہا تھا۔ کیا بات ہے؟ اسے اپنے 16 سالہ بیٹے کو دیکھا۔ وہ ابھی فجر کی نماز پڑھ کر لوٹا تھا۔ ٹوپی پہننے کی وجہ سے اس کے بال بے ترتیب ہو گئے تھے۔ فاطمہ نے لاشعوری طور پر اس کے بال ہاتھ سے ٹھیک کیے۔ ممی، ایج کیا ہے آپ کی؟ 35 سال، فاطمہ نے حیرت سے جواب دیا۔ 35 سال، اسے سوچتے ہوئے دہرایا۔ آپ شادی کیوں نہیں کرتی؟ فاطمہ صدمے سے کچھ بول نہیں سکی تھی۔ آپ کو برا لگا ممی؟ شٹ اپ شامیر، میرا ہی قصور ہے جو تمہیں اس حد تک جانے دیا۔ ماں کو ماں ہی رہنا چاہیے، دوست نہیں بننا چاہیے، وہ بے حد بگڑ کر کہہ رہی تھی۔ شامیر بے ساختہ ہنسا۔ اسے اپنا بازو اس کے شانے پر پھیلایا۔ ہٹاؤ ہاتھ، فاطمہ نے برہم لہجے میں کہا۔ وہ بدستور ہنس رہا تھا۔ بتائیں نا، آپ کیوں نہیں کرتی شادی؟ شامیر، اب میں تمہیں تھپڑ ماروں گی۔ موم، میں سیریس ہوں۔ میں بھی سیریس ہوں بیٹا، فاطمہ نے دو بدو جواب دیا۔ شامیر کچھ دیر کے لیے چپ ہو گیا۔ آپ میری وجہ سے شادی نہیں کرنا چاہتی؟ ہاں، تو پھر آپ میرے کہنے پر شادی کر لیں۔ فاطمہ لاجواب ہوئی۔ شامیر، تم ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ تم ایسا مت کہو، مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے، کم از کم تمہارے منہ سے سن کر۔ ممی، آپ جانتی ہیں مجھے کتنی تکلیف ہوتی ہے جب سب لوگ کہتے ہیں کہ میں آپ کی خوشی کی راہ میں رکاوٹ ہوں۔ وہ فاطمہ کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر نم آواز میں بولا۔ تم لوگوں کی پرواہ مت کرو، میں لوگوں کی پرواہ کرتا بھی نہیں ہوں۔ تو پھر یہ کہ ممی، میں آپ کو ہنستا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں جانتا ہوں ممی، آپ آئندہ 50 سال تک بھی میرے ساتھ بخوشی گزار لیں گی۔ مجھے یقین ہے ممی، میں جانتا ہوں، مگر ہوگا کیا؟ آپ کبھی خوشی کو فیل نہیں کر سکیں گی، آپ کبھی مسکرائیں گے نہیں، آپ کلرڈ کپڑے نہیں پہنیں گی، آپ لپسٹک تک استعمال نہیں کرتی، آپ یوں ہی رہیں گی غنی محمود کی بیوہ کے طور پر۔ ایک بیوہ کے ساتھ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس کے لیے ہر چیز کو حرام قرار دے دیتے ہیں۔ فاطمہ حیرت سے اس کے سرخ چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ آپ اگر خوش ہیں تو پھر آپ مسکراتی کیوں نہیں؟ مجھے تکلیف ہوتی ہے آپ کو اس طرح سے دیکھ کر۔ میں مسکراؤں گی شامیر، جب تمہارے بچوں کو کھلاؤں گی۔ فاطمہ نے اسے بہلانا چاہا، وہ جذباتی ہو رہا تھا۔ میرے بچوں کے آنے میں ابھی 10 سال باقی ہیں ممی، آپ ان 10 سالوں میں کیا کریں گی؟ میں پاپا کو واپس نہیں لا سکتا، مگر آپ کو خوشی تو دے سکتا ہوں، وہ فاطمہ کی شانوں کو پکڑ کر بولا۔ فاطمہ چند لمحے اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی، خلوص سچائی بن کر چمک رہا تھا وہاں۔ شامیر، تم ابھی بچے ہو، تمہیں آئندہ آنے والی مشکلات کا اندازہ نہیں ہے۔ فاطمہ نے اس کا ماتھا چوما۔ ممی، آپ کوئی اور بات نہیں شامیر، اسے شامیر کو سختی سے ٹوک دیا تھا۔ وہ بات کرتے کرتے یکدم چپ ہوئے تھے۔ وہ کون ہے؟ انہوں نے آف وائٹ چادر میں لپٹی ایک خاتون کی طرف اشارہ کر کے اپنی بہن سے پوچھا۔ وہ؟ ہاں، میری کلیگ ہیں، شامیر غنی کی مدر۔ شامیر کی مدر؟ وہ تو اسی کی طرح ینگ ہیں۔ پوچھنے والے نے حیرت سے کہا۔ ہاں یار، ویسے بھی وہ اس کی ماں نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ وہ حقیقت میں چکرا گئے تھے۔ مطلب یہ کہ شامیر فاطمہ کے مرحوم شوہر کی اولاد ہے۔ وہ بے اختیار امپریس ہوئے تھے۔ ان کی بہن اب فاطمہ کے متعلق انہیں بتا رہی تھی۔ عباس حیدر کی بہن فاطمہ کی کلیگ تھی اور آج اس کے بیٹے کی برتھ ڈے پارٹی تھی۔ عباس جی سی کے پروفیسر تھے، جبکہ شامیر ان کا ہونہار اسٹوڈنٹ تھا۔ عباس کچھ دیر بعد شامیر کے توسط سے فاطمہ سے متعارف ہو رہے تھے۔ گرینڈ پا، آپ ممی کو سمجھاتے کیوں نہیں؟ وہ حد درجہ جھنجھلایا ہوا تھا۔ فاطمہ کا چہرہ سرخ ہوا، اسے کانٹے کو میز کے کنارے زور سے پٹکا۔ فاطمہ، آپ مان کیوں نہیں جاتی؟ پاپا، آپ اس نالائق کی باتوں میں مت آئیں، وہ ٹھیک کہتا ہے، وہ غلط کہتا ہے، فاطمہ نے زور دے کر کہا۔ اوکے سیز فائر، شامیر نے دونوں ہاتھ اٹھا کر کہا۔ ممی، آپ میری بات سنیں، صرف آپ
आप सिर्फ एक दफ़ा सर अब्बास से मिल लें। जस्ट कीप योर माउथ शट। फातिमा ने दोनों हाथ टेबल पर मारते हुए ऊंची आवाज में कहा। वो कुर्सी को धकेलते हुए चली गई। वो दोनों हैरत से एक दूसरे को का मुंह देख रहे थे। अब्बास हैदर ने फातिमा को प्रपोज किया था। शामिर ने उसके बाद भी फातिमा की जान नहीं छोड़ी थी। वो अगले 2 साल वक्तन फवक्तन उसे कायल करने की कोशिश करता रहा। इस दौरान महमूद साहब की वफात भी हो गई थी। फातिमा अब मुश्किल में फंसी थी। शामिर और उसकी अपनी फैमिली का दबाव उस पर बढ़ता जा रहा था। ठीक है शामिर, एक शर्त पर तुम्हारी बात मानूंगी, उसने हकीकत में तंग आकर कहा। वो क्या? शामिर का दिल धड़कना भूल गया। वो ये कि तुम्हें मेरे साथ रहना होगा, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। मम्मी, उसे बुरा सा मुंह बनाया, मैं बच्चा नहीं हूँ। तुम मेरे लिए बच्चे ही हो। अगर ये बात मंजूर है तो फिर ठीक है, वरना नहीं। जीसी का प्रोफेसर अब पागल तो नहीं हो सकता ना? फातिमा ने दिल में सोचा। ओके, मंजूर है। उसे थोड़ी देर बाद सोच कर कहा। आप ये बात खुद सर अब्बास को मिलकर बता दें। तुम इडियट हो। थैंक यू मैडम, उसे हंसते हुए सीने पे हाथ रखकर झुकते हुए कहा। दफा हो जाओ अब यहाँ से। फातिमा ने उसे झिड़का। उसे मुस्कुराते हुए मामूल की तरह फातिमा का हाथ चूमकर उसे गुड नाइट कहा। क्यों तंग करते हो शामिर? फातिमा उसकी पुश्त को देखते हुए नम लहजे में बुड़बुड़ाई। फातिमा की अब्बास से मुलाकात उनकी बहन के घर में हुई थी। वो काफ़ी देर से खामोश बैठी हुई थी। एक 37 साल खातून होने के बावजूद वो नर्वस थी। आप कुछ पूछना चाहती हैं या बताना? अब्बास ने बात का आगाज़ किया। फातिमा ने बेख्तियार एक गहरा सांस लिया। शामिर कैसे उसकी गोद में आया, वो उसे कितना चाहती है, वो उसके लिए क्या है, वो उसका अपना बेटा नहीं है, और ये कि वो उनके उसके बगैर नहीं रह सकती। उसने एक सांस में सारी दास्तान सुनाई थी। अब्बास ने उसकी तमाम बातों का जवाब फ़कत एक मुस्कुराहट से दिया था। शामिर आपका अपना बेटा नहीं है, मगर फिर भी आपके जज़्बात उसके लिए एक माँ से भी ज़्यादा शदीद हैं। मैं आप उसे आपकी अज़मत के अलावा क्या समझूँ? मेरी भी एक 8 साल की बेटी है, और मुझे उसके लिए आपसे बढ़कर कोई और औरत नज़र नहीं आती। फातिमा बुरी तरह से चौंकी थी। पिछले 2 साल से वो शख्स उसका तालिब था। क्यों? अल्लाह ने मेरे लिए क्या सोच रखा है? वो अब मेरे साथ क्या करना चाहता है? पहले बेटा, अब एक बेटी। मैं इसके बाद और क्या ख्वाहिश करूँ? उसके उसके बाद मेरी ज़िंदगी में और क्या कमी रह जाएगी? क्या अब भी एतराज़ की गुंजाइश कहीं रह गई थी? फातिमा झुके सर के साथ सोच रही थी। वो 5 दिनों में 5 सालों की तरह मरियम अब्बास से मानूस हो गई थी। मरियम की माँ की वफ़ात उसकी 4 साल की उम्र में हुई थी। वो गुज़श्ता 4 सालों से प्यासी थी। प्यासा पानी ही की तरफ दौड़ता है, यही हाल मरियम का था। शामिर फातिमा के निकाह में शामिल नहीं हुआ था। वो उसके बाद भी उसे मिलने नहीं आया था। फातिमा को कहीं गलत होने का ख़याल तंग कर रहा था। वो कभी शामिर से इतने अरसे दूर रही रही है। उसने याद करने की कोशिश की। वो अब्बास और मरियम के साथ खाने की मेज़ पर मौजूद थी। बाकी सब लोग खाना खा रहे थे। वो देख रही थी। बेगम साहिबा, शामिर साहब आए हैं। मुलाजिम की इत्तला पर चमचा उसके हाथ से छूट कर गिरा था। वो बहुत बेताबी से उठी। अब्बास उसे देखकर मुस्कुराए थे। ड्राइंग रूम के दरवाजे पर वो झिझक कर रह गई। सिर्फ 5 दिन बाद मुझे शामिर को बुलाने में इतनी दिक्कत पेश आ रही है। जिंदगी इंसान को वाकई बदल देती है। फातिमा के दिल को कुछ हुआ। शामिर मुड़ा। फातिमा की पलकें खुद बहुत झुक गई थी। मम्मी, उसकी आवाज़ में गैर मामूली खुशी थी। फातिमा ने अपने आंसू पे काबू पाने की कोशिश की। बहुत क्यूट लग रही हैं आप। वो 7 साल बाद लाइट फिरोजी कलर के सूट में फातिमा को तैयार देख रहा था। उसका चेहरा मेकअप से आरी था, मगर फिर भी कुछ तो ऐसा था जो तब्दीली की तरफ इशारा कर रहा था। शामिर, उसे हंसते हुए सर को नफी में झटका। रियली मम्मी, बहुत अच्छी लग रही हैं। और आपके वो किधर हैं? उसने बेहद शरारती अंदाज में पूछा। शट अप शामिर। फातिमा का चेहरा एकदम सुर्ख हुआ था। शामिर अपनी हंसी को रोक नहीं सका था। मम्मी, ये आपकी मम्मी नहीं है। मरियम ने खांसी जारहाना अंदाज में आकर शामिर को टोका था। शामिर की हंसी को ब्रेक लगी। फातिमा हंसना शुरू हो गई। क्यों? ये मेरी मम्मी क्यों नहीं है? वो बिगड़ा। इसलिए कि ये मेरी मम्मी है। ये तुमसे पहले मेरी मम्मी है। नहीं, ये मम्मी मेरी है। वो फातिमा का हाथ पकड़कर बोली। वो बला की हर धर्म वाक़ई हुई थी। शामिर जिद हुआ। अच्छा ये बताओ, मैं बड़ा हूँ या तुम? मैं। वो पूरे वसूख से बोली। शामिर फातिमा का मुंह देख कर रह गया। फातिमा के लिए हंसी को कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। शामिर का फैसला दुरुस्त था, वक्त ने साबित कर दिया। शामिर, इस घर में कब शिफ्ट हो रहा है? फातिमा फ़ोन कर रही थी। वो बटन दबाना भूल गई थी। फातिमा, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अब्बास ने उसी नरम लहजे में कहा जिससे वो फातिमा से बात करने के आदी थे। वो मेरी बात नहीं मान रहा है, बहुत बदतमीज़ हो गया है, वादा खिलाफ़ी कर रहा है मुझसे। आप समझाएँ ना उसे। अब फातिमा ने रुंधी हुई आवाज़ में कहा। आप कॉलेज कब ज्वाइन कर रही हैं? अब्बास से बात बदली थी। फातिमा खामोश हो गई। हमीद साहब कह रहे थे कि आज का डिनर उनके यहाँ है। आप तैयार रहिएगा। अब्बास उसे हिदायत करते हुए चले गए। मर्द बहुत खुदगर्ज होते हैं और ये हकीकत कभी नहीं बदलती, फातिमा ने कराह कर सोचा। जिंदगी में जिसे हम राइज समझते हैं वो दरअसल हमारा फॉल होता है। फातिमा अपने सामने के मंजर में
डूबते हुए सूरज को देख रही थी। जिंदगी ने उसे यही सबक पढ़ाया था। मम्मी, शामिर ने पीछे से आकर अपने दोनों बाजू उसके शानों के गिर्द फैला दिए। नाराज है? फातिमा ने जवाब नहीं दिया। शामिर ने उसका रुख अपनी तरफ किया। वो रो रही थी। शामिर को धचका लगा। तुम्हें मैं क्या कहूँ शामिर? तुमने एक दफा कहा था कि मैं मुस्कुराती नहीं हूँ तो तुम्हें तकलीफ होती है। मैं अब भी मुस्कुरा नहीं सकती शामिर। तुम जान सकते हो कि मुझे कितनी तकलीफ हो रही है। काश तुम जानते। फातिमा ने जोर से आंखें बंद करके कहा। शामिर के होंठ कपकपाए। तुम मेरे लिए क्या हो? क्या मैं अब तुम्हें ये बताऊं? मैं मर जाऊंगी शामिर, मैं मर जाऊंगी। वो कई दफा फातिमा के सीने से लग कर रोया था। आज फातिमा उसके सीने से लग कर रो रही थी। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उसके आंसू साफ करके उसे चुप करवा सकता। फातिमा ने ये काम 1000 दफा किया था। मम्मी, उसे भी फातिमा से लिपट कर रोना शुरू कर दिया था। वो यही कर सकता था। फातिमा रोते रोते मुस्कुराई थी। मैंने कहा था ना कि तुम अभी बच्चे हो। फातिमा ने उसके आंसू साफ करते हुए कहा। सॉरी, बोझल आवाज में कहते हुए वो भी फातिमा के आंसू साफ कर रहा था। किसके साथ आए हो? कहाँ से खींच कर लाया हूँ उसे मैं। ये गधा अब कहीं जाकर तो दिखाए। क्यों यंग मैन, जाओगे अब कहीं? अब्बास ने उसके कान को खींचते हुए कहा। फातिमा पलके झपकाना भूल गई थी। जरूरी नहीं फरिश्तों से आपकी मुलाकात आसमानों पर ही हो। कभी कभी उनसे मुलाकात का शर्फ आपको जमीन पर ही बख्श दिया जाता है। जो आपका फॉल होता है दरअसल वही आपका राइज होता है। हकीकतें कभी कभी बदल भी जाया करती हैं। शामिर, उठ जाओ बेटा, नमाज कज़ा हो रही है। उठता हूँ मम्मी। वो किस मिस आया? उठ जाओ, मैं जगाने नहीं आऊंगी। वो उस नरम आवाज को पिछले 24 साल से सुनता आ रहा था। वो उस आवाज के हिसार में था। उसे फिर से फातिमा को वही अल्फाज दोहराते सुना। अब वो मरियम को जगा रही थी। उसने टोपी उतारकर अपने सामने बैठी औरत को देखा। मरियम उसकी गोद में सर रखकर सो चुकी थी। वो कुरान पढ़ रही थी। शामिर आगे बढ़ा। उसे फातिमा के शाने से सर टिकाकर आंखें मूंद ली। तिलावत की हल्की आवाज उसकी समात में कतरा कतरा सुकून उंडेल रही थी। वो बिलाशुबा आवाज के हिसार में था। फातिमा ने तिलावत खत्म की। शामिर उसके कंधे से सर टिकाए सो चुका था। फातिमा ने अपने दोनों बच्चों पर फूंक मारी। वो दोनों ही गहरी नींद में थे। और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे? सूरह रहमान। मैं शुक्र कैसे अदा करूं? फातिमा ने एक दफा फिर से खुद को बेबसी की इंतहा पर पाया। मम्मी, नॉट लगाएं। शामिर उसके सर पर खड़ा था। खुद से सही नॉट नहीं लगती क्या? उसे टोस्ट पर तय लगाकर बहुजरत अब्बास को पकड़ाते हुए कहा। वो तो आज तक आपसे भी नहीं बनी। शामिर ने दूबदूर जवाब दिया। गधा। फातिमा बुड़बुड़ाई जबकि मरियम और अब्बास हंस रहे थे। शामिर ने बैठने से पहले मरियम का मुंह चढ़ाया। ये उस पर फर्ज था। मम्मी, शामिर भाई ने फिर मुंह चढ़ाया है। वो हस्बे आदत तब गई थी। भाई? चाय का सिप लेते हुए शामिर का मुंह जल गया। क्यों तंग करते हो बहन को? अब्बास ने अखबार को तय करते हुए पूछा। बहन? चाय के घूंट को हलक से नीचे उतारने के लिए उसने बेसाख्ता पानी का घूंट भरा। क्या हो गया तुम्हें? फातिमा ने उसकी हरकत को नोट करते हुए हैरत से पूछा। कुछ नहीं मरियम, चलो जल्दी करो। उसे मरियम को कॉलेज ड्रॉप करना था। आप गाड़ी स्टार्ट करें, मैं आई। मरियम नाश्ते में मशगूल थी। मरियम, वो पूरे 5 मिनट गाड़ी में गुजारने के बाद दोबारा अंदर आया था। अब मैं बस आ रही थी। मरियम ने भी हंसमे मामूल उसे दबा दिया। तुम? शामिर शामिर कोई लड़ाई नहीं करनी बहन से। फातिमा ने उसे तंबीह की। मरियम जी, मेरा सर फाड़ दो। क्यों नहीं? मरियम ने लाउंज में से गुजरते हुए कॉर्नर्स पर रखा गुलदान उठाया था। वो लाहौल वाला कुवत। वो बिदक कर पीछे हटा था। सर, एक मसला है। वो क्या यंग मैन? मुझे कुछ कुछ फील होने लगा है। क्या फील होने लगा है? यही कि अब मेरी शादी हो जानी चाहिए। यंग मैन, मेरे साथ भी एक मसला है। वो क्या सर? मुझे भी यही फील होने लगा है कि मेरी भी अब शादी हो जानी चाहिए। कोई बात नहीं, इस उम्र में ऐसे शौक हो जाया करते हैं। वो लापरवाही से बोला। ओए, मैं तुम्हारा टीचर हूँ तो मैं भी इसी बात का सबूत पेश कर रहा हूँ। वो मासूमियत से बोला। मरियम अपना कहका नहीं दबा सकी थी। फातिमा ने मुस्कुराते हुए उसकी कमर पर हाथ मारा। वो सब इस वक्त शाम की चाय पी रहे थे। तो फिर बशीरा फिट रहेगी? अब्बास ने नौकरानी का नाम लिया। अब अपनी बात कर रहे हैं ना सर? उसकी बात ने एक दफा फिर से सबको हंसने पर मजबूर कर दिया था। बी सीरियस शामिर, क्या कोई पसंद है तुम्हें? फातिमा ने पूछा। है तो सही। मरियम को एकदम बेचैनी हुई। वो उठ गई। अब्बास पहले ही फोन सुनने जा चुके थे। अब मेरा ख्याल है कि आपको खुद ही स्टार्ट हो जाना चाहिए, फातिमा ने कहा। वो मुस्कुराया। ये मरियम के बारे में क्या ख्याल है आपका? वो बहुत रिलैक्स होकर पूछ रहा था। मरियम? फातिमा चौंकी। वो मुसलसल मुस्कुरा रहा था। तो फिर मैं क्या करूं? करना कुछ भी नहीं है, बस उससे बात करनी है। तुम खुद क्यों नहीं करते? फातिमा ने चाय के बर्तन समेटते हुए कहा। क्या मार खानी है मुझे? वो आंखों में खबगे लिए बोला। मम्मी, उसे जाते हुए फातिमा को पुकारा। क्या कोई एतराज हो सकता है? तुम्हें क्या लगता है? होना तो नहीं चाहिए, वो एतमाद से बोला। और होगा भी नहीं, फातिमा ने भी एतमाद से मुस्कुराते हुए कहा। व्हाट? मरियम को करंट लगा। मुझे शामिर से शादी नहीं करनी? ओ गॉड, बहुत ही बेवकूफ़ है। उसे तब कर सोचा। मरियम की आवाज़ बाहर तक आ रही थी। तुम्हें एतराज़ क्या है?
وہ اس کے کمرے کے دروازے پہ کھڑا پوچھ رہا تھا۔ مریم کے دل کو کچھ ہوا، وہ اس کی نا پہ بگڑ رہا تھا اور اس کا مطلب تھا کہ کچھ ہے۔ مریم یکدم پرسکون ہوئی۔ آپ مجھے منہ چڑھاتے ہیں، وہ بے حد آرام سے بولی۔ شامیر نے بےچارگی سے فاطمہ کو دیکھا۔ فاطمہ نے کندھے اچکائے۔ تو تم بھی میرا منہ چڑھا لیا کرنا، اس نے حل پیش کیا۔ مریم لاجواب ہوئی۔ آپ بہت لمبے ہیں، تم ہائی ہیل استعمال کر لیا کرنا۔ آپ بہت فیئر ہیں، نو پرابلم، ہم فیئر اینڈ لولی بنانے والوں سے معاہدہ کر لیں گے۔ آپ بہت ریش ڈرائیونگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے تمہارے لیے ڈبل سیٹ بیلٹ لگوا لوں گا۔ ہر بات میں ہی کمپرومائز کروں کیوں؟ وہ چلائی۔ اوکے اس بات پہ میں کر لیتا ہوں، وہ مصالحتی انداز میں بولا۔ فاطمہ نے تعصب سے دونوں کو دیکھا۔ اگر مریم کے اعتراضات، اگر ان کو اعتراضات کہا جا سکے تو لمبے تھے، تو شامیر کے حل بہت شاندار تھے۔ فاطمہ نے عباس حیدر سے بات کر لی تھی۔ کوئی اعتراض تب کرتا ہے جب کہیں اعتراض کی گنجائش ہو۔ کیا گنجائش کہیں تھی؟ اس سوال کا جواب جاننے کے لیے دماغ پر زیادہ زور دینے کی ضرورت کوئی بے وقوفی محسوس کرے گا۔ اگلے چند روز فاطمہ کی فیملی کے لیے بڑے خوشگوار ثابت ہوئے تھے۔ مریم اور شامیر کی شادی کر دی گئی تھی۔ سب کچھ وہیں کا وہیں ہوتے ہوئے بھی بدل گیا تھا۔ اب میں اللہ سے اور کیا مانگوں؟ ایک عورت اس سے زیادہ اور کیا خواہش کرے گی؟ ثمر مل رہا تھا، فاطمہ خوش نہیں تھی، وہ سرشار تھی۔ زندگی میں آپ واقعی وہی کاٹتے ہیں جو آپ بوتے ہیں۔ اس فلسفے کو فاطمہ عباس سے بہتر کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا۔ تم نے مجھ سے میرا بیٹا چھین لیا۔ فاطمہ نے ریسیور کو کان سے علیحدہ کر کے حیرانی سے دیکھا۔ تم خون چوسنے والی بلا ہو۔ فاطمہ کی حیرت کم نہیں ہو رہی تھی۔ ٹھیک ہے تم اسے آ کر لے جاؤ۔ فاطمہ اس سے زیادہ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ پچھلے کچھ دنوں میں ایسی کالز نے اسے زج کر دیا تھا۔ فاطمہ جانتی تھی وہ شامیر سے بھی رابطے میں ہے، ان دونوں کے درمیان کیا چل رہا ہے وہ اسے بھی لاعلم تھی۔ البتہ شامیر ان دنوں بہت پریشان تھا۔ فاطمہ اس کی پریشانی ختم کرنا چاہ رہی تھی۔ وہ اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارنے جا رہی تھی اور اس بات سے وہ لاعلم نہیں تھی۔ شامیر تمہاری ممی آئی ہیں۔ اسے لفظ ممی کہنے میں دقت ہوئی تھی، یا شاید شامیر کو سننے میں، دونوں ہی فیصلہ کرنے سے قاصر تھے۔ ممی؟ اسے فاطمہ کی پشت کو دیکھ کر سوچا۔ اسے بے اختیار اپنا باپ یاد آیا تھا۔ ایک دفعہ اسے شامیر کو حقیقت سے کی اذیت سے دوچار کروایا تھا۔ آج یہ کام فاطمہ کر رہی تھی، اور کیا خوب کر رہی تھی۔ اسے بے حد بےتابی سے اس عورت کو اٹھتے دیکھا۔ وہ والہانہ انداز میں اس کا منہ چوم رہی تھی، وہ بے تحاشا رو رہی تھی۔ اسے فاطمہ کو دیکھا۔ وہ اس عورت کے آنسو صاف کرنے کا عادی نہیں تھا، وہ جس کے آنسو صاف کرنے کا عادی تھا، وہ آج اپنے آنسو اس سے چھپا رہی تھی۔ وہ عورت اس کا چہرہ تھامے کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھوں کے لمس سے اسے کوئی توانائی نہیں مل رہی تھی۔ اس کے ہاتھ گرم تھے، مگر پھر بھی وہ شامیر کو سرد کر رہے تھے۔ لمس ہاتھ میں نہیں جذبات میں ہوتا ہے۔ شامیر کو ادراک ہوا۔ میں تمہاری ماں ہوں، وہ لرزتی آواز میں بولی۔ ماں؟ شامیر کو کسی نے زور کا تھپڑ مارا تھا۔ ممی وہ نہیں ہوتی جو چھوڑ کر چلی جائے۔ وہ ایک دفعہ پھر سے 10 سال کا بچہ بن گیا تھا۔ ممی اس جیسی ہوتی ہے۔ اسے فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے اس عورت کے سامنے کیا۔ میری ماں کوئی اور نہیں ہے، اگر پھر بھی کوئی دعویٰ کرے تو میں نہیں مانتا۔ وہ ضدی بچے کی طرح فاطمہ کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑے ہوئے بولا۔ فاطمہ کا دل بے اختیار کھلکھلانے کو چاہا۔ ہاں میں تمہاری ممی ہوں، فاطمہ نے بے حد پیار سے کہا۔ اس عورت نے تمہیں میرے خلاف ورگلایا ہے۔ اس نے 24 سال تمہارے دل میں میرے خلاف نفرت بھری ہے۔ شامیر کے ماں جذبات کی شدت سے بے قابو ہو رہی تھی۔ شامیر شاکڈ رہ گیا۔ انہوں نے مجھے کیوں ورگلایا؟ کیونکہ آپ نے اس بات کا موقع دیا۔ میرے اندر نفرت کیسے بھری انہوں نے؟ کیونکہ آپ خود مجھے چھوڑ گئی تھی۔ بہرحال یہ دونوں کام انہوں نے نہیں کیے۔ 3 ماہ کے بچے کو کیا کوئی نفرت سکھائے گا؟ شامیر میں مجبور تھی اپنے 1 دن کے بچے کو چھوڑنے پر۔ وہ لاجواب ہوئی۔ میں نے 9 ماہ تک تمہاری تکلیف برداشت کی ہے، جنم دینے کی اذیت سے ہی ہے۔ تم میرے ان 9 ماہ کا حساب دے سکتے ہو کیا؟ تم تو میری اس تکلیف کا قرض بھی نہیں اتار سکتے۔ وہ جذباتی ہو رہی تھی۔ آپ مجھ سے 9 ماہ کا حساب مانگنے آئی ہیں۔ اگر اس عورت نے مجھ سے اپنے 24 سال کا حساب مانگ لیا تو میں کیا کروں گا؟ میں اس عورت کا قرض کیسے اتاروں گا؟ وہ حقیقتاً بھڑک اٹھا تھا۔ ممتا کیا ہوتی ہے؟ ماں کسے کہتے ہیں؟ اس عورت کی آنکھوں میں جھانک کر اپنے ماں ہونے کو تلاش کرے۔ ممتا کوکھ سے جنم نہیں لیتی، ممتا کے دھارے دل سے پھوٹتے ہیں۔ ممتا اگر کوکھ سے جنم لیتی تو کوڑے کے ڈھیر سے کبھی کوئی بچہ نہ ملتا۔ بنجر کون ہے، آپ یا یہ؟ وہ اس عورت کے وجود کو یخ پانی میں دھکیل چکا تھا۔ وہ اسے آئینہ دکھا رہا تھا۔ مسئلہ یہ نہیں تھا کہ عکس دھندلا تھا، مسئلہ یہ تھا کہ عکس بڑا واضح ہو رہا تھا۔ 24 سال پہلے ایک عورت نے ایک بچے کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا تھا اور دوسری نے اپنانے کا۔ ایک نے نصیب کو بدلنے کی کوشش کی تھی، دوسری نے نہیں۔
فیصلہ صحیح ہے یا غلط یہ وقت بتاتا ہے۔ وقت دونوں کو یہ بات اچھی طرح بتا رہا تھا۔ دو عورتیں، دو کہانیاں۔ وہ دو عورتیں ایک دوسرے کے سامنے کھڑی تھی۔ بنجر کون تھی؟ لفظ بنجر کی اس سے بہترین تعریف اور ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ مریم اور شامر دونوں فاطمہ کے پہلو میں کھڑے تھے۔ لفظ ممتا کی اس سے اچھی تشریح اور کوئی نہیں ہو سکتی تھی۔